नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बीते दिनों में जिस प्रकार से सोने और चांदी के भावों में उतार चढ़ाव के हालात बने रहे, चांदी ने जबरदस्त क्रैश दिखाया। उस बीच में लोग बात करना भूल गए बेचारे बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की। भाई साहब, बाजार में क्रिप्टो करेंसी का लगभग भारत की जीडीपी का आधा मार्केट साफ हो गया। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में जिस तरह के भाव में टूटन आई है, उसके लोग कारण ही तलाश रहे हैं कि ट्रंप तो अभी भी वहीं बैठा है। ये तो वो व्यक्ति है जिसको कहा जाता था कि इसके कालखंड में बिटकॉइन पहुंच जाएगा 2 लाख तक, $2 लाख तक। अब ये अचानक धड़ाम से स्थिति ऐसी क्यों आ रही है कि $60,000 के आसपास चलने लगा है और बाजार गिरता ही जा रहा है। एक तरफ चांदी का गिरना, दूसरी तरफ बिटकॉइन का गिरना, इस बीच में सोने का थोड़ा संभल कर चलना, कि चल क्या रहा है। और ऐसी स्थिति में लोग घटना हो जाने के बाद, दुर्घटना हो जाने के बाद कारण जानने के इच्छुक हैं कि भाई हो क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है। ट्रंप तो वहीं बैठा है, अगले 4 साल बैठेगा। कहा यही जा रहा था कि इसके कालखंड में ये केवल ऊपर जाएगा, नीचे कैसे आ गया। $2 ट्रिलियन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट से अक्टूबर से लेकर अब तक साफ हो चुके हैं। मार्केट के अंदर बिटकॉइन क्रैश हो क्यों रहा है, बाजार गिर क्यों रहा है, और ऐसी कौन सी स्थिति ट्रंप ने पैदा कर दी। किस तरह से जो व्यक्ति ट्रंप, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये खुद सपोर्टर है इस बात का कि बाजार में बिटकॉइन के भाव चढ़ने चाहिए, या जो सपोर्टर है कि क्रिप्टो करेंसीज होनी चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये खुद समर्थन में रहते हुए खुद के नाम से कॉइन जो व्यक्ति ले आया हो, वो व्यक्ति ही के रहते इसके भाव नीचे आ रहे हैं। तो इसे अब तक का मतलब कंसीडर किया जाए तो बिगेस्ट वन डे फॉल है 2024 से लेकर अब तक, जिसे कंसीडर किया जा रहा है। बाजार के अंदर थर्सडे के अंदर इसका भाव $63,000 तक चल रहा था। बिटकॉइन जिसने 122 के यानी $1,22,000 का भाव टच किया था 11 अगस्त 2025 में, और अगर आप अक्टूबर उठाकर देखें तो $1,26,000 का भाव टच किया था। वो अचानक इस तरह से नीचे क्यों आ रहा है। अगर आप पीछे की तरफ चलकर देखें तो भाव के अंदर जो रिटर्न्स हैं उसके अंदर ट्रंप का जो एरा है उसको बकायदा बकायदा बढ़िया रिटर्न्स के लिए कंसीडर किया जाता है। क्वार्टर वाइज भी अगर आप देखें बिटकॉइन को उठा करके, तो रिटर्न्स में 2025 का पहला क्वार्टर भले ही नकारात्मक रहा हो, बाकी क्वार्टर्स में बढ़िया रिटर्न्स दिए थे। इथेरियम ने बाकी 2 क्वार्टर्स के अंदर बढ़िया रिटर्न्स दिए थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, अक्टूबर से लेकर अब तक $1.7 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट साफ हो गया है। आज के बाजार भाव के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाजार ने आज ही 3.76% की गिरावट दर्ज की है। 61 लाख पर चल रहा था क्रिप्टो, बिटकॉइन चल रहा था। ऐसे ही पास्ट 6 महीने के अंदर देखें तो 38.55% की गिरावट दर्ज की है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के बाजार की गिरावट के अपने लेवल बनते चले जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक 28% तक दाम इस साल के अंदर गिर चुके हैं क्रिप्टो के। बाजार का भाव जहां क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन का $4.18 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था, वो लगभग आधा साफ हो गया है। अगर 5 फरवरी से लेकर बिटकॉइन की बात करें तो 13% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। कारण 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 इस बीच में सवाल ये कि साहब, ऐसा ही तो आपने चांदी में भी देखा था। तो चांदी और बिटकॉइन का कोई संबंध है क्या? जब चांदी गिरती है तो बिटकॉइन गिरता है। इस बीच में सोना कहां से बच के निकल जाता है? बिटकॉइन की कीमतें गिरी क्यों? कारण बहुत सारे तलाशे गए और उन बहुत सारे कारणों के अंदर से एक ताजा ताजा कारण ऐड हुआ जो एंथ्रोपिक का था। एंथ्रोपिक के ऊपर कल ही मैंने एक सेशन किया था अपने इसी चैनल के ऊपर, जब मैंने बताया था कि एक एआई फीचर के चलते आईटी स्टॉक्स टूट गए थे। अब एक यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात अगर ऑब्जर्व करें तो आप क्या पाएंगे, बीते दिनों में ऐसा देखा गया है कि जो हाई टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड स्टॉक्स है ना, मतलब कि एआई से रिलेटेड या टेक से सॉफ्टवेयर ड्रिवन या टेक ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं, उनके भाव का चढ़ना और बिटकॉइन के भाव का चढ़ना कई बार समानता दिखा जाता है। उनके स्टॉक के प्राइसेस चढ़ रहे हैं, बिटकॉइन के भाव चढ़ रहे हैं। इस बात में बिल्कुल भी ये रिलेवेंस बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि बाजार के भाव में बिटकॉइन के भाव की बात को इस तरह ही देखा जाए कि आईटी के स्टॉक चढ़ गए तो बिटकॉइन के चढ़ जाएंगे। नहीं, लोग रिलेट करते हैं कि जो आईटी के स्टॉक्स में यानी कि नई टेक में बिलीव करते हैं, भाई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी टेक ही तो है। आप सॉफ्टवेयर्स की तो बात कर रहे हैं, इनको आप हार्ड करेंसी में तो लेकर घूम नहीं रहे। ये पर्टिकुलर एक प्रकार का प्रोग्राम ही है और उस प्रोग्राम को लोग खरीद और बेच रहे हैं। तो ऐसे में जो टेक ड्रिवन लोग हैं, जो टेक में बड़ी अपेक्षाएं उम्मीदें रखते हैं, एनवीडिया के स्टॉक्स को इतने ऊपर आसमान तक लेकर चले गए, तो जो लोग आईटी के अंदर बिलीव रखते हैं वो क्रिप्टो में भी बिलीव करते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो आईटी की ग्रोथ को देख करके खुश होते हैं वो क्रिप्टो के अंदर भी अपना पैसा लगाकर चल रहे होते हैं। इन दोनों के अंदर थोड़ी समानता है, दोनों फ्यूचरिस्टिक विजन लेकर के चलते हैं। लेकिन बीते दिनों में जैसे ही एंथ्रोपिक की वजह से आईटी स्टॉक नीचे आया था, तो कहा गया कि वो भी एक तात्कालिक कारण था जो रिसेंटली देखा गया। लेकिन साहब, ये तो बीते दिनों की बात है। ये 30 तारीख से ही धड़ाधड़ नीचे आने लग रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है?
तो इसमें एक असल में ट्रंप का फैसला है जो चांदी की कीमत गिराने में और इसको गिराने में बड़ा काम आया। देखिए, चांदी और क्रिप्टो लोग इन्वेस्टमेंट में यूज कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट की तरह से समझिए, बाजार के अंदर यूज कर रहे थे ट्रेड के तरीके से कि चलो इससे पैसे कमाएंगे। लेकिन सोना है ना, वो एक सेफ हेवन बन करके प्ले किया जाता है लंबे समय से। यानी कि रिजर्व बैंक जैसी जो जगह हैं या दुनिया भर की जो फेडरल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड परचेज कर रहे थे डॉलर के डर में कि डॉलर कमजोर हो सकता है, अमेरिका के साथ में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो सकती हैं, तो हम किसी प्रीशियस धातु को खरीद कर अपने आप को सेफ रखें। लेकिन लोग डॉलर की जगह ट्रेड करने उतर पड़े थे सिल्वर के अंदर, जिसके चलते आपने उसके भावों को जाते हुए देखा। वहीं तीसरी तरफ बिटकॉइन को डॉलर के अंदर अविश्वास की जगह निवेश के एक अच्छे ऑप्शन में देखा गया था कि क्रिप्टो में निवेश करते चलो, बाजार चलता चलेगा। ट्रंप खुद भी बार बार क्रिप्टो के समर्थन में बयान देते दिखाई दिए कि अमेरिका तो खुद आने वाले समय में क्रिप्टो ड्रिवन होने लगेगा। और यह बात अभी भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि ट्रंप पलट गए हैं कि नहीं मैं क्रिप्टो के खिलाफ हो गया हूं। हुआ क्या कि इन महाशय ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिसे अब तक अर्थशास्त्री समझ नहीं पा रहे। क्या हुआ, 29 जनवरी के दिन इन्होंने अपने यहां पर, जैसे अपने यहां पर आरबीआई के हेड होते हैं, ऐसे अमेरिका में फेडरल बैंक के हेड होते हैं। फेडरल बैंक के हेड का नाम है वहां पर जेरोम पावेल। जेरोम पावेल को हटाकर किसी और व्यक्ति को बिठाने का अनाउंसमेंट कर दिया। वो अभी बैठा नहीं है, नाम का अनाउंसमेंट हुआ है कि हां भाई आएगा, केविन वाश नाम का एक व्यक्ति। केविन वाश नाम के महाशय आकर के बैठेंगे सीट पर, यह अनाउंसमेंट ही हुआ था। बस इतने से अनाउंसमेंट ने पूरी तरह से हॉकिश इन्फ्लेशन स्टांस को आसमान चढ़ा दिया और लोगों के अंदर टेंशन आ गई कि कुछ तो मामला बिगड़ेगा। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं। हुआ क्या ना कि जेरोम पावेल जो थे, जो फेड रिजर्व में पिछली बार जब ट्रंप का शासन था तब लाए गए थे। ट्रंप अपनी तरफ से इनको नियुक्त किए थे यह समझते हुए कि ओबामा प्रशासन ने जो भी मार्केट के अंदर गंद फैलाई है, मैं आपको नियुक्त करता हूं, उसे दूर करो। जेरोम पावेल आए और आकर के उन्होंने बाजार को बढ़िया चलाया। बाइडेन का कालखंड भी वो चला गए, ट्रंप का कालखंड भी बढ़िया से चला गए। इस बार जब ट्रंप आए तो इस बार वो टैरिफ किंग बनकर आए थे। तुमको पसंद नहीं करता, मैं लो टैरिफ खाओ। हर देश को उन्होंने जब टैरिफ बांटना शुरू किया तो उससे अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर भारतीय सामान अमेरिका में जा रहा है, उस पर 50% अतिरिक्त टैक्स भुगतान कर रहा है, तो ऐसे में टैक्स लगने से अमेरिका के अंदर तो सामान महंगा पड़ेगा। तो महंगा पड़ने लगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। भाई, जब वस्तु आपके पास आई महंगी रही है तो बाजार में लोगों को पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब वो महंगी वस्तुएं पड़ने लगी तो महंगाई बढ़ने लगी अमेरिका में। विकसित अर्थव्यवस्था महंगाई को काउंटर करने के लिए जानी जाती है। यह माना जाता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी वो जो किसी भी प्रकार की मतलब उथल पथल से परेशान ना हो, महंगाई एक सीमित दायरे में चले। आप सोचिए, भारत जैसा विकासशील देश जो कि ओईसीडी कंट्री नहीं है, वो देश भी अपने यहां पर महंगाई को 4 से 6% के बीच में, और से कहें तो 2 से 6% के बीच में मेंटेन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि भारत के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% के साथ +- 2 रहे, यानी 2% अधिक से मिनिमम से लेकर के 6% अधिकतम बढ़े। लेकिन बढ़े जरूर। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर महंगाई नहीं बढ़े तो भी अर्थव्यवस्था के लिए खराब सिग्नेचर होता है। खैर, फिलहाल के लिए जब हमारे जैसे देश ने यह सोचा हुआ है कि हम महंगाई को 2 से लेकर 6% की रेंज में रखेंगे, विकसित अर्थव्यवस्थाएं दिमाग लगाती हैं कि 0 से लेकर 2% तक ही बढ़े, ज्यादा महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अमेरिका पिछले लंबे समय से ट्रंप के काल से महंगाई से उलझ रहा है, और उसके पीछे का कारण अमेरिका में ट्रंप की नीतियां हैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत चाहते ये हैं कि लॉन्ग रन में दुनिया भर के जो देश हैं वो टैरिफ से राहत पाने के लिए अमेरिका में निवेश करने आए। बहुत हद तक ट्रंप कामयाब भी हुए। अगर आप भारत के साथ हुई ट्रेड डील देखें तो उसमें भी वो $500 बिलियन भारत से मांगे हैं कि आप 5 साल में हमसे सामान खरीदोगे। यानी कि अमेरिका में अधिकतम धन कैसे पहुंचे ये सुनिश्चित कर रहे हैं ट्रंप। चाहे वो कतर के साथ आए हों, चाहे वो सऊदी के साथ आए हों, बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से लेकर चले गए। जापान के पास आए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मांग लिए कि आप इतना निवेश करोगे अमेरिका के अंदर। दुनिया भर से अमेरिका में निवेश मांग करके ट्रंप बाजार में तो चले गए, लेकिन माल जो अभी सप्लाई हो रहा है वो अमेरिकन को बहुत महंगा पड़ रहा है। अमेरिकन को जब बाजार में सामान बहुत महंगा पड़ता है तो वो इस बात का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो वो चाहते हैं कि ट्रंप उस महंगाई को भी तत्काल प्रभाव से काउंटर करें। भाई देखिए, वस्तु एक दिन में तो नहीं खरीदी और बेची जा सकती ना। मतलब मेरा यह है कि अगर मैं चाइना से या भारत से कोई सामान जा रहा है, अचानक कोई कंपनी बैठकर अमेरिका में जाकर वही वस्तु का निर्माण करे तो एक दिन में तो संभव है नहीं। तो अमेरिका में उद्योग लगना इतना जल्दी संभव नहीं है।
इसलिए माल की सप्लाई महंगे दामों पर पड़ रही है। तो इस टाइम बीइंग फेज में 1 साल के और 2 साल के टाइम फ्रेम में ट्रंप का चाहत था कि जेरोम पावेल किसी तरह से बस इन्फ्लेशन को कट कर दें। लेकिन जेरोम पावेल का कहना था कि इन्फ्लेशन मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने ट्रंप को अर्थव्यवस्था समझाई। उन्होंने कहा कि देखो साहब, महंगाई बढ़ती क्यों है, कंसेप्ट समझो। महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे में डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना, वो महंगाई बढ़ा रहा होता है सर। अगर सप्लाई ज्यादा कर दोगे और डिमांड ऑटोमेटिक वही मेंटेन रह जाएगी तो महंगाई नीचे आ जाएगी। आपने सप्लाई रोक रखी है टैरिफ लगा लगा के। ट्रंप को लगा कि मुझे ज्ञान देते हो तुम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैं उस पार्ट को तो कम नहीं करूंगा, तुम एक काम करो, लोगों के पास पैसा बढ़ा दो। बोले मतलब? बोले डिमांड जिनके पास है वो आज महंगा सामान नहीं खरीद पा रहे, यही तो कारण है ना। महंगा सामान नहीं खरीद पा रहे क्योंकि टैरिफ से महंगा हो गया है। बोले हाँ, टैरिफ से महंगा हो गया है, लोग कम पैसा लेकर के जो खरीदना चाहते हैं उसके पीछे भाव मोल करने लग रहे हैं। छोड़ दो ना, तुम तो केवल लोगों को यह महसूस कराओ कि पैसा बहुत है अपने पास और उस बहुत पैसे से महंगी वस्तु खरीद पाए। बोले सर ये इकोनॉमिक्स में बैठती नहीं है सेट। मैं ज्यादा महंगे दाम पर, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ा दूं अगर, तो वो और ज्यादा महंगी कर देंगे वस्तु को, क्योंकि वस्तु वहीं खड़ी है। ट्रम्प कह रहे पागल हो गए हो क्या? सामान तो आ ही रहा है, महंगा आ रहा है, महंगा आ रहा है तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। जयराम पावेल ने कहा सॉरी सर, मेरे ये अर्थशास्त्र समझ में नहीं आती। बोले बेटा तुम हट जाओ, तुम्हारी जगह मैं दूसरा आदमी लाऊंगा, केविन वॉश, जो कि इन्फ्लेशन पर हॉक की तरह अटैक करता है, बाज की तरह अटैक करता है, वल्चर्स की तरह उसको खा जाता है, एकदम इन्फ्लेशन को मार डालता है। वो जाना ही इसलिए जाता है, पहले भी गवर्नर रह चुका है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के अंदर कई और बैंक्स आती हैं, उनमें से गवर्नर एक बैंक का रह चुका है। बोले वो देखना इन्फ्लेशन को मार लगा देगा। बोले सर अगर आपको लगता है कि वो इन्फ्लेशन को कट करने के लिए हॉक की तरह काम करेगा, बाज की तरह इन्फ्लेशन को खा जाएगा, सर मुबारक, आप उन्हें बिठा लीजिए, मैं तो चला। अब क्या हुआ, केविन वॉश का नाम इन्होंने अनाउंस किया 29 जनवरी को। अनाउंस किया तो लोगों को लगा कि अब इसका मतलब महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, केविन वॉश के पुराने कारनामे बाहर आ गए। बोले भाई साहब, पहले वाला तो समझदार आदमी था जो डेटा से ड्रिवन था। जेरोम पावेल डेटा देखकर चलता था कि अगर डेटा कह रहा है महंगाई बढ़ी हुई है तो बोले इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूंगा। देखो लोगों के पास पैसा बढ़ाने का तरीका क्या है, ब्याज दर कम कर दो। ब्याज दर कम कर दोगे तो लोग ज्यादा आपसे पैसा लेने लगेंगे, ब्याज दर बढ़ा दोगे तो लोग आपसे पैसा कम लेने लगेंगे। तो जेरोम पावेल हमेशा से कहते रहे कि सर मैं ब्याज दर ऊपर रखूंगा ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे। कम रहे तो वो सप्लाई ज्यादा मतलब कम भी हो रखी है तो वो उस पर बहस नहीं करेंगे, ज्यादा महंगाई नहीं करेंगे। ट्रम्प उल्टा कहते थे नहीं तो इंटरेस्ट रेट कम कर, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा से वो महंगा सामान अच्छे से खरीद पाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, हम तो इतना पैसा ले आए, तुम लोग हम पैसा बांटो। बोले सर नहीं हो पाएगा। अब साहब इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने किसी जिस नाम के, केविन वाश नाम के व्यक्ति को फेडरल रिजर्व का गवर्नर नियुक्त किया। वो अभी नहीं बैठेगा, मई में जाकर सीट पे बैठेगा। लेकिन नाम अनाउंस हुआ तो लोग घबरा गए कि हैं ये तो एक सरदर्द था, जो अब आ रहा है वो तो और खतरनाक सरदर्द है। क्यों? वो व्यक्ति है जो खुद ये मानता है कि इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट रेट जिम्मेदार है और इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ये इंटरेस्ट रेट का बवाल क्या है। होता क्या है ना, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, दुनिया के जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो अपने लोगों को बहुत कम दरों पर इंटरेस्ट रुपया उपलब्ध कराते हैं। जैसे आज आप और हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो 8-10% पर हमें हाउस लोन या ये कार लोन वगैरह मिलता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में आप पर्सनल लोन भी लेने जाते हैं तो आपको वो 1-2-3% टाइप पे मिल जाएगा। जापान के अंदर 1% पर आपको ब्याज मिल जाएगा। और इसी वजह से कम दरों पर लोग क्या करते हैं, वहां से सरकारों से पैसा लेते हैं और दुनिया के और देशों में जहां मार्केट का रिटर्न बहुत अल्टीमेट आ रहा है, जैसे हांगकांग के बाजार में, चाइना के बाजार में, इंडिया के बाजार में, वहां वो पैसा निकाल के वहां पर इन्वेस्ट मार देते हैं और फिर जो अपने देश में कमाकर वापस लाते हैं उससे टैक्स चुका देते हैं कि ये टैक्स पकड़ो और हमने कमाई कर ली। तो बड़े विकसित राष्ट्र में आजकल चल क्या रहा है ना, लोग वहां से पैसा निकालते हैं अपनी बैंकों से कम ब्याज दरों पर और लेकर के जो अपकमिंग मार्केट है, इंडिया जैसे बाजार जो शॉर्ट रिटर्न दे रहे हैं, बाजार को बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहां लाके निवेश कर देते हैं। इसी को आप एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपने देश में जो लगाते हैं ना शेयर बाजार के अंदर दुनिया भर के देशों से जो आते हैं। तो अमेरिकी लोग इस बात को खूब अच्छे से खेलते हैं। लेकिन अगर आपने ब्याज दरें बढ़ा दी तो क्या है ना कि वो आदमी डरता है कि 3.5-4% तो मैं यहां बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूं
और भारत जैसे बाजार में मान लो 8% रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने फिर क्या ही कमाया, इतनी मेहनत करी 4% के लिए थोड़ी मैं अपना माथा खपाऊंगा। तो फिर क्या होता है कि वो लोग अपने पैसे को निवेश करने से डरते हैं और पैसा बैंक से लेने से डरते हैं कि ना भाई अपन को नहीं चाहिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे तब हम कहीं बाजार में पैसा लगाएंगे। तो पैसा बैंक से लेकर के अमेरिकी लोग कम ब्याज दरों पर पैसा लेकर के गोल्ड में, सिल्वर में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, इनमें इन्वेस्ट करते हैं जो कि इकोनॉमी से तेज दौड़ रहे होते हैं, ग्रोथ रेट से ज्यादा तेज दौड़ रहे होते हैं, उन बाजारों में इन्वेस्टमेंट मार देते हैं। लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो बढ़ाए हुए इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो वो इन चारों जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए इनमें कम पैसा लगाएंगे, कम पैसा लगाएंगे तो बाजार नीचे आएगा। बोले सर इतना तुरंत थोड़ी होता है, अभी तो नाम घोषित हुआ है भाई। ट्रंप से उम्मीदें थी कि जेरोम पावेल से पिछले साल से झगड़ रहा है, कोई ऐसा आदमी लेकर आएगा जो इन्फ्लेशन हॉक नहीं होगा, ऐसा आदमी होगा जो डव की तरह काम करेगा। ट्रंप बोलेंगे ऐसा करो, वो कहेगा जी हुजूर कर देंगे। लेकिन यह आदमी एक और एक्सट्रीमिस्ट को ले आया जो कि मानता ही है कि मैं तो रिजिड तरीके से इन्फ्लेशन से लड़ाई लड़ूंगा। बोले भाई साहब इनकी गलत चॉइस है। लोगों ने कहा ट्रंप ऐसी गलती नहीं कर सकते, ट्रंप पावेल से परेशान थे तो दूसरा वॉश जैसा आदमी क्यों ले आएंगे। बोले नहीं साहब, वॉश जो है ना वो ट्रंप की मानसिकता से मैच खाते हैं, ट्रंप की आइडियोलॉजी से मैच खाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं। और वो ट्रंप के कहने पर अपना हॉक आई वाला नजरिया बदलकर डव बन जाएंगे, बतख की तरह गर्दन झुका करके हर बात को ट्रंप के किस्से में मानेंगे। बोले सर आप गलती कर रहे हो, वो आदमी ट्रंप के 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगा। अमेरिका में एक अलग तरह की बहस चल रही है। इस बहस में बहुत कम लोग ये मानने पर तैयार हुए कि ट्रंप ने डव को बिठा दिया है, सब लोग यही मान रहे हैं कि साहब हॉक बैठ गई है और बाजार को खा जाएगी। यही कहानी है हॉकिश इन्फ्लेशन की कि भाई सुनो, भूल जाओ इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाली, और इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी तो सुनो तुम जो पैसा लेके बैठे हो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। यही सारा पैसा लोग वापस भगाने लगे और कहानी इन महाशय के नाम अनाउंसमेंट से 29 जनवरी के दिन चांदी का गिरना हो और क्रिप्टो का गिरना हो, धाड़ धूम आ गया। आप सोचिए कि ट्रंप ने अनाउंस किया केविन वॉश का नाम और तुरंत बिटकॉइन जो है वो धाड़ से नीचे आ गया। अब समझ में आया, कारण जो सबसे बड़ा था वो हॉकिश एक्सपेक्टेशन थी कि ये व्यक्ति इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। बाजार के डेटा को उठाकर अगर आप देखें, चाहे ट्रंप के खुद के पैसे हो, सब नीचे आ गए आते आते। और एक बार क्या होता है ना, बाजार नीचे गिरना शुरू हो तो बाजार में कितना भी समझदारी से आप सिखा दो किसी को कि डिप पर परचेज करो, डिप पर परचेज करो, सबको लगता है चढ़ते बाजार में निवेश करूंगा, गिरते में पैसे निकाल लूंगा। आप कितने भी बुद्धिजीवियों के साथ बैठ जाओ, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो समझदारी दिखा रहे होते हैं, और जितने आम सेंटीमेंट से चलने वाले लोग होते हैं, जैसे बीते दिनों में आप में से बहुत से लोगों का मन किया होगा चांदी में निवेश कर देता हूं, बाजार चढ़ रहा है, बाजार चढ़ रहा है निवेश कर देता हूं, और चांदी जब गिरी ना उस समय तो कह रहे हैं ओहो अच्छा हुआ निवेश नहीं किया। मतलब कोई ये नहीं अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है कि गिरते बाजार में निवेश करके भविष्य में तो ऊपर जा सकता है। सोना चढ़ रहा था, अरे यार काश खरीद लिए होते, बहुत अच्छा रहा। सोना अब सस्ता हो गया है, अरे यार पता चले कि और नीचे गिर जाएगा। तो ये जो मार्केट सेंटीमेंट है ना गिरते बाजार में, आप सोचिए कि इसके चलते लोगों ने ईटीएफ से पैसे निकाल लिए। अमेरिका में बकायदा क्रिप्टो का ईटीएफ चलना शुरू हो गया था, बिटकॉइन का ईटीएफ, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां क्रिप्टो में ईटीएफ ले आई थी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ले आई थी। लोग उससे पैसे निकाल निकाल कर भाग लिए, अरे पता नहीं भाई सब डूब जाएगा, जहाज डूब जाएगा। और क्या हुआ, बाजार धाड़ धूम बिकवाली पर निकल पड़ा कि अरे चलो पता नहीं कहां जाके गिरेगा, कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, $60,000 के नीचे गिर जाएगा, ऐसी उम्मीदें लगना शुरू हो गई। मार्केट के अंदर बाजार की गिरती कीमतों ने लोगों के मन में एक डर बिठा दिया, और तलाश में लोग अभी तक यही हैं कि गिरती कीमत का सपोर्ट लेवल कहां आने वाला है। क्या 60,000 से नीचे नहीं जाएगा? अगर इससे ऊपर जाएगा, एक बार यहां से बाउंस वापस मार गया, एक बार सपोर्ट बाजार के भाव को मिल गया, तो ये वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी विशेषज्ञ पूरी तरह से इस बात पर बैठे हुए हैं कि कोई तो कम से कम इस समझदारी में आएगा कि अब तो जो $1,22,000 के हिसाब से बिटकॉइन चल रहा था, आज वो आधी दाम पर मिल रहा है। अगर कोई सही मायने में ट्रेडर हुआ और वो अब एंट्री कर गया तो बाजार को फिर से हिलाएगा और वो ऊपर ले जाएगा। तो सपोर्ट की तलाश में एक साधारण निवेशक चल रहा है, बाकी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस बाजार के अंदर खेला करके जो पैसा बनाना चाहेंगे वो गिरते से भी बनाते हैं और चढ़ते से भी बनाते हैं। बाजार में गिरते बाजार से पैसा बनाना यानी कि सेल्स में डील करना, चढ़ते बाजार में पैसा बनाना बाइज में डील करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बेहतर तरीके से होता है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमने आपको पूरी क्रिप्टो की
सीरीज बना करके दी हुई है अपने इसी YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेड के ऊपर पूरी जानकारी दी हुई है, आप जाकर इसे देखें कैसे कमाते हैं बेचकर क्रिप्टो और खरीद कर क्रिप्टो। बाजार गिर रहा है तो भी आप पैसे बना सकते हैं, और बनाने के लिए आप सेल्स के पार्ट पर कैसे काम कर सकते हैं। और हमने अपने जो भी साथी हमारे क्रिप्टो के लिंक से या हमारे डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से जिन्होंने हमें रजिस्टर किया, उन्हें हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कराया हुआ है। और उस टेलीग्राम चैनल पर अब हमारे द्वारा अभी से, मतलब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए रेगुलर सपोर्ट की क्लासेस चल रही हैं। सपोर्ट की क्लासेस में उनको बताया जा रहा है कि आप इस समय पर क्या कर सकते हैं। रेगुलर उनके साथ ट्रेड शेयर की जा रही है, जो यहां पर बातें क्रिप्टो की करके हमने वो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम के साथ सपोर्ट में रहना, आप मेरे साथ में सपोर्ट में रहना, आपको ट्रेड के समय सहूलियत चलना, तो आप जाकर पहले जो हमने आपको नीचे लिंक दिया वहां से अपना अकाउंट बना लीजिए। और बनाने के बाद में जब आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक और दिया हुआ है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे और सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से उपलब्ध होगा। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए निवेश करते समय पूरा सोच विचार कर निवेश करें। हमारी तरफ से फिलहाल इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।